स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं और वो है परागन की प्रक्रिया। ये जो परागन की प्रक्रिया जो अपने पढ़ने जा रहे हैं, ये किस टॉपिक में पढ़ते हैं? ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, या यूं मैं कह सकता हूं कि जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी कि आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र पढ़ते हैं, उसमें इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग जो ये परागन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो समझने की कोशिश करें आवृतबीजी पादपों में विशेष तौर से। देखिए, पुष्पीय पादपों में नर और मादा युग्मक का निर्माण क्रमशः कहां पर होता है? परागकण व भ्रूणकोश में होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नर युग्मक आवृतबीजी पादपों में परागकण के अंदर बनता है और मादा युग्मक जो होता है वो किस में बनता है? भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। अब आवृतबीजी पादपों में ये जो दोनों प्रकार के युग्मक है, मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक, ये क्या होते हैं? अगतिशील है, नॉन मोटाइल है। नॉर्मली आपने कई सारे श्रेणी के पादपों में देखा होगा कि नर युग्मक आमतौर के ऊपर गतिशील होता है और गति करके और मादा युग्मक के पास में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही अगतिशील है। अब आप क्योंकि निषेचन के लिए ये आवश्यक है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो क्या आने चाहिए? पास आने चाहिए। नर युग्मक और मादा युग्मक पास आने चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो युग्मक अगतिशील है, तो निषेचन हो कैसे? निषेचन तभी तो होगा ना जब नर युग्मक और मादा युग्मक पास में आएंगे। तो इस निषेचन को करवाने हेतु या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम एक क्रियाविधि का उपयोग करेंगे और उस क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम निषेचन हेतु नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या ले आएंगे? पास में ले आएंगे। तो इस निषेचन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम एक क्रियाविधि को पढ़ते हैं और उस क्रियाविधि को क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, याद रखो, आवृतबीजी पादपों में परागन की क्रिया निषेचन के पहले संपन्न होती है। याद रखना, तभी तो हम परागन की क्रिया जो है वो कब हो रही है? निषेचन के पहले, राइट? तो निषेचन के पहले हो रही है, तभी तो हम परागन की प्रक्रिया होगी और फिर नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के निकट पहुंचेंगे। तो आवृतबीजी पादपों में परागन की क्रिया निषेचन के पहले संपन्न होती है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। क्या कहा है मैंने? इन एंजियोस्पर्म्स द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन। याद रखना, पादपों में परागन की क्रिया निषेचन के पहले क्या होती है? संपन्न होती है। क्लियर? और परागन की जो प्रक्रिया है वो आवृतबीजी और अनावृतबीजी दोनों श्रेणी के पादपों में चलती है। ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वैसे तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको आवृतबीजी पादपों में पॉलिनेशन पढ़ाऊं, लेकिन कभी कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किन श्रेणी के पादपों में परागन की प्रक्रिया होती है, और ऑप्शन दे रखा हो आवृतबीजी, अनावृतबीजी, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं, तो आपने यदि आवृतबीजी अकेला टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परागन की प्रक्रिया आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स और अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म दोनों श्रेणी के पादपों में यह प्रक्रिया चलती है। इज इट क्लियर? नाउ एक और चीज याद रखो कि अब यहां पर पहले देख लो, आवृतबीजी पादपों में जो परागन की प्रक्रिया है, आवृतबीजी पादपों में, स्पेशली आवृतबीजी पादपों में परागन की क्रिया परागकणों की 2 कोश की अवस्था या 3 कोश की अवस्था में होती है। आप अब इतना तो सब जानते होंगे कि जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण बाहर निकलते हैं और फिर विभिन्न एजेंसीज के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा वगैरह वगैरह जो है वो परागकण कहां पर पहुंचता है? वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर पहुंचता है। परागकोश के स्फुटन के बाद में परागकण बाहर निकलते हैं और फिर वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर पहुंचते हैं। तो आवृतबीजी पादपों में कहना चाहता हूं कि परागन की क्रिया जो है वो परागकणों की 2 कोश की अवस्था या 3 कोश की अवस्था में होती है। आपने सुना होगा, मेरे लेक्चर्स में सुना होगा कि 60% या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, 60% आवृतबीजी पादपों में परागकण जब परागकोश के स्फुटन से बाहर निकलता है तो वो 2 कोश की अवस्था में बाहर निकलता है। याद है 2 कोश की अवस्था कौन कौन सी थी? एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका को जनरेटिव सेल या जनन कोशिका कहा था और बड़ी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिका या नलिका कोशिका।
या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है 40% या उससे थोड़ा सा कम आवृतबीजी पादपों में परागकण जब परागकोश के स्फुटित होने के बाद में बाहर निकलता है तो वो 2 कोश की अवस्था में निकलकर 3 कोश की अवस्था में बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर जो जननिक कोशिका होती है, जो जर्म सेल होती है, वो पहले ही नर युग्मकों में 2 नर युग्मकों में विभक्त हो जाती है। तो 2 नर युग्मक और एक कायिक कोशिका, राइट, तो 3 कोशिकाएं होगी ना। उस रूप में परागकण जो है वो परागकोश से बाहर निकलता है 40% आवृतबीजी पादपों में। तो समझ में आ गया होगा, आवृतबीजी पादपों में परागन की क्रिया परागकणों की 2 कोश की अवस्था यानी कि ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, या 3 कोश की अवस्था यानी कि 2 नर युग्मक और एक ट्यूब सेल अवस्था में होता है। लेकिन याद रहे, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में 60% से भी ज्यादा आवृतबीजी पादपों में, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में परागन की क्रिया 2 कोश की अवस्था में होती है। मतलब जब परागकोश से परागकण बाहर निकलेगा तो वो 2 कोश की अवस्था में होगा। एक तो होगी जननिक कोशिका या जनन कोशिका, जर्म सेल, और दूसरी जो होती है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? अब क्योंकि हम परागन की प्रक्रिया आज की क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया है, तो परागन की प्रक्रिया है क्या चीज, है ना। तो पहले तो एक सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। ये तो सबने सुना होगा, व्हाट इज पॉलिनेशन? Pollination is the transfer of the pollen grain. It is the transfer of the pollen grain from anther to stigma is called as the pollination. यानी कि pollination परागन क्या है? परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर और जायांग के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक की पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। थोड़ा सा अब इसको और इलॉबरेट करके बताता हूं, वृह प्रक्रिया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना भैया ना, आगे चलकर जब मैं और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब इनको पूरा परागन को डिटेल में पढ़ूंगा तो एक एक चीज को डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन शुरुआत के अंदर ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए सबको। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर या तो एक पुष्प, ये वाला देखेंगे, एक पुष्प सेम फ्लावर, एक पुष्प का मतलब है समान पुष्प, सेम फ्लावर, या अलग अलग पुष्प जो कि एक ही पादप पर हो, या अलग अलग पादप पर हो, राइट। लेकिन शर्त ये कि अलग अलग पादप पर हो तो ये दोनों पादप एक ही प्रजाति के ऊपर हो, पर यदि स्थानांतरित हो रहे हैं तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। वापस से बोल रहा हूं, ऐसे सुनो। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और different flower found on same plant or 2 different plants but of same species is called as the pollination। वापिस से बोल रहा हूं, परागन की प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर या तो एक ही पुष्प पर डाल दिए जाएं या 2 अलग अलग पुष्प हों जो कि एक पादप पर हो, या 2 अलग अलग पुष्प 2 अलग अलग पादप पे हो लेकिन एक ही जाति के ऊपर हो, उनके बीच में यदि स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परागन की प्रक्रिया कहते हैं। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर समान पुष्प, एक ही पुष्प या 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में स्थानांतरित हो, लेकिन शर्त यह है कि वो या तो पुष्प जो है वो एक ही पादप पर हो सकते हैं या विपरीत लिंग के पुष्प अलग अलग पादप पे भी उपस्थित होते हैं, लेकिन अलग अलग पादप के ऊपर भी उपस्थित है तो भी चलेगा, लेकिन वो एक ही जाति के होने चाहिए। तो ये एक्चुअली जब मैं परागन की क्रिया पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तो उसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो 3 चीजें दिमाग में रखनी होगी पूरे परागन की प्रक्रिया में। देखिए, इमेजिन करो कि ये पादप है और उसके ऊपर ये पुष्प लगा हुआ है। अब ये पुष्प सोचो कि बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी पुष्प है। तो इस एक ही पुष्प में नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। तो बताओ नर जननांग और मादा जननांग, तो नर जननांग यानी कि परागकोश से निकलने वाले परागकण जो है वो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो बताओ परागन की क्रिया होगी कि नहीं होगी? तो ये एक केस है, ये केस नंबर 1 है। एक केस ये भी हो सकता है कि एक ही पादप के ऊपर 2 पुष्प हो
ये वाला जो हो वो नर पुष्प हो और ये वाला जो है वो क्या हो, मादा पुष्प हो, ये वाला मादा पुष्प हो, और यहां से परागकोश से परागकण निकलकर इस पुष्प की वर्तिका के ऊपर जाकर डाल दिए जा रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की परागन की प्रक्रिया हुई। या फिर एक अवस्था और भी हो सकती है कि दो पादप हो ए और बी, शर्त यह है कि दोनों एक ही जाति के हो, एक के ऊपर नर पुष्प और एक के ऊपर मादा पुष्प हो। इस पुष्प के परागकण निकलकर, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर यदि पहुंचते हैं तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो तीनों ही कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, परागन की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ये जो परागन की प्रक्रियाएं जो आप लोग देख रहे हो, जो परागन की प्रक्रियाएं देख रहे हो, ये तीन अलग अलग प्रकार की परागन की प्रक्रियाएं हैं। अब कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, इनके डिटेल्स क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, परागकण के स्रोत के आधार पर परागकण कहां से आया, राइट? क्या एक ही पुष्प के अंदर जो था परागकण वहां से आया? क्या परागकण जो है वो एक ही पादप पर उपस्थित जो दो पुष्प थे वहां से आया? क्या दो अलग अलग पादपों के ऊपर जो पुष्प थे उनसे परागकण आया? तो परागकण के स्रोत के आधार पर, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन, राइट, परागकण के स्रोत के आधार पर परागन की क्रिया जो है, परागन की क्रिया को हम कितनी श्रेणी में बांटते हैं? 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। स्वपरागन या ऑटोगेमी, स्वपरागन या ऑटोगेमी, यानी कि आप सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कहो या स्वयुग्मन भी कह सकते हो। तो एक चित्र देख रहे होगे ये वाला, इस चित्र में बताओ इस केस के अंदर स्वपरागन होगा कि नहीं होगा? इस केस में स्वपरागन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक पुष्प पे द्विलिंगी पुष्प है, संभावित है ना, कोई जरूरी नहीं है। द्विलिंगी पुष्प में भी परपरागन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आमतौर के ऊपर बात कर रहा हूं, आमतौर पर। अपवादों को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वैसे तो द्विलिंगी पुष्प में भी परपरागन हो सकता है, लेकिन इमेजिन करो संभावना ज्यादा किसकी है। मान लीजिए, इमेजिन करो कि एक द्विलिंगी पुष्प है, उसमें नर जनांग भी और मादा जनांग भी, तो यहाँ के परागकोश से परागकण निकलकर यहाँ की वर्तिका के ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो बताओ स्वपरागन इस केस में होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर? अब दूसरा केस सोचो, जिसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी या सजात पुष्पी परागन। सजात पुष्पी परागन में क्या होगा कि इमेजिन करो कि पादप ए के 2 पुष्प है, एक नर पुष्प एक मादा पुष्प, यहां से परागकण निकलकर इस मादा पुष्प की वर्तिका के ऊपर डाल दिए जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सजात पुष्पीकरण। सजात पुष्पीकरण या सजात पुष्पी परागन, इसको क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागन। और एक और केस देखो, परनिषेचन। ये वाला केस देखो, परनिषेचन, इसको पर परागन भी कहते हैं या जिनोगेमी भी कहते हैं। इस केस में क्या है, पादप 2 है, एक ही जाति के, पादप 2 है, एक ही जाति के, एक के ऊपर नर पुष्प है, एक के ऊपर मादा पुष्प है, और यहां से परागकण निकलकर यहाँ की वर्तिका के ऊपर डाल दिए जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? जिनोगेमी कहूंगा। तो जो पूरा पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इन 3 श्रेणियों में, पूरा पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो इन 3 श्रेणियों में बांटी गई। स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन और स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगेमी, सजात पुष्पी परागन यानी कि जिटोनोगेमी, और परनिषेचन या पर परागन यानी कि जिनोगेमी। ये जो परागन की जो 3 श्रेणियां हैं, ये इस बात के ऊपर आधारित है कि परागकण का स्रोत कहां पर है, कहां परागकण का स्रोत क्या है, उसके आधार पर ये बांटा गया है। क्लियर? तो आज के वीडियो में मैंने पूरा के पूरा जो पॉलिनेशन है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा के पूरा ये जो ऑटोगेमी और ये जो जिटोनोगेमी, राइट, और ये जो जिनोगेमी है, इसको हम लोग डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो वेट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।